वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल दुनिया ऑनलाइन। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन। स्वागत है मित्रों, आज लेकर के मैं आया हूँ कुछ करंट साइंस के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। Here is the first question right now on your screen. The first question is चर्म रोग के उपचार के लिए कौन से रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रेडियो सीसा, ऑप्शन बी रेडियो कोबाल्ट, ऑप्शन सी रेडियो आयोडीन, ऑप्शन डी रेडियो फास्फोरस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रेडियो फास्फोरस। चर्म रोग के उपचार के लिए रेडियो फास्फोरस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लौह यौगिक चुंबकों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से, ऑप्शन डी लोहा कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एल्यूमिनियम कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वास्तविक और वस्तु से बड़ा, ऑप्शन बी वास्तविक और वस्तु से छोटा, ऑप्शन सी आभासी और वस्तु से बड़ा, ऑप्शन डी आभासी और वस्तु से छोटा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी आभासी और वस्तु से छोटा। आपको याद रखना चाहिए कि उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन था आभासी और वस्तु, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आइए जानते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु की स्थिति कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वस्तु फोकल लेंथ पे रखा गया हो या फोकल लेंथ से वस्तु की दूरी ज़्यादा हो, या फिर फोकल बिंदु जो होगा उस फोकल बिंदु से वस्तु को पहले रखा गया हो। हर कंडीशन में उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग एक चालक के दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब का क्या मतलब होता है? आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे केवल दर्पण में देखा जा सकता है, परंतु पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल, ऑप्शन ए उस स्थान पर शून्य होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा का आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, मतलब बैलेंस्ड होता है, उपग्रह के विशेष आकृति के कारण प्रभावहीन होता है, ऑप्शन डी अभिकेंद्र बल के समान होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उस स्थान पर शून्य होता है, मतलब पृथ्वी का आकर्षण बल कृत्रिम उपग्रह पे शून्य होता है। इसी के वजह से व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह के अंदर वेटलेस यानी भारहीन महसूस करता है। एक्चुअली में होता क्या है, कृत्रिम उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, इसलिए कृत्रिम उपग्रह में आदमी भारहीनता का अनुभव करता है। जबकि चंद्रमा भी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, परंतु चंद्रमा पर किसी वस्तु पर जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है उसके वजह से वह भारहीन वहाँ पे कोई वस्तु महसूस नहीं करता है। साथ ही कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान, कृत्रिम उपग्रह का जो मास होता है चंद्रमा के द्रव्यमान के तुलना में बहुत कम होता है। इसके वजह से कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का महसूस करता है, जबकि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति भार महसूस करता है, वहाँ भारहीनता का अनुभव व्यक्ति को नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चर्म शोधन उद्योग में कौन सी विषैली भारी धातु पाई जाती है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी सीसा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्रोमियम। क्रोमियम एक विषैली भारी धातु है जिसका
उपयोग जो है चर्म शोधन उद्योग में किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम है? नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का कार्य करता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी डीजल। द राइट आंसर इज वेरी सिंपल, ऑप्शन सी यूरेनियम। वी विल टेक हियर ऑप्शन सी यूरेनियम। यूरेनियम ही वह तत्व है जिसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्टी, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल कहते हैं, उसमें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में। ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। यह परमाणु रिएक्टर का सबसे प्रमुख भाग है। यह वह पदार्थ है जिसका विखंडन किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन जो किया जाता है परमाणु रिएक्टर में, वह यूरेनियम का किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम 235। ओके, आइए देखते हैं कि परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है। तो मंदक का कार्य न्यूट्रॉनों की गति को कम करना है, अर्थात न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने का कार्य मंदक करता है, मॉडरेटर जिसको कहते हैं। इसके लिए भारी जल या फिर ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। भारी जल सबसे अच्छा मंदक माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि शीतलक का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किसका किया जाता है। शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विखंडन होने पर, जब नाभिकीय विखंडन होता है तो बहुत अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उसको शीतलक के द्वारा क्या किया जाता है? उस ऊष्मा को हटाया जाता है। इसके लिए वायु, जल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं और इस ऊष्मा को भाप बनाने के काम में लिया जाता है, जिससे टरबाइन चला कर बिजली उत्पन्न की जाती है। परिरक्षक के रूप में रिएक्टर में किसका प्रयोग होता है? रिएक्टर से कई प्रकार की तीव्र किरणें निकलती हैं, जिनसे रिएक्टर के पास काम करने वालों को हानि हो सकती है। इससे उनकी रक्षा करने के लिए रिएक्टर के चारों तरफ कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती है। अब आइए देखते हैं कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन की गति, जो नाभिकीय विखंडन होती है, जिससे बहुत ऊष्मा निकलती है, जिससे ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो नियंत्रित करने के लिए इसमें कैडमियम की छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं। रिएक्टर में इन छड़ों को रखकर आवश्यकता के अनुसार अंदर बाहर खिसकाकर विखंडन की गति कम अथवा अधिक की जाती है। यहाँ पर देखिए, संसार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 1942 में फर्मी के निर्देशन में शिकागो यूनिवर्सिटी में बना था, जिसमें यूरेनियम 235 ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था। इसमें ग्रेफाइट मंदक के रूप में कार्य करता था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रमा पे क्या नहीं होने के कारण वहाँ जीवन नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी जल। चंद्रमा पे जल नहीं है, इसकी वजह से वहाँ जीवन नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक है? ऑप्शन है, ए लकड़ी का कोयला, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी पत्थर का कोयला। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तांबे का एक प्लेट है जिसमें छेद है। यदि प्लेट को गर्म कर दिया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी घट जाएगा। छेद का आकार क्या होगा? घट जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने हरित क्रांति को लाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। निम्न में से किसने, किस ऑप्शन की वजह से हरित क्रांति भारत में आई, ये आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन को, सूखी खेती या शुष्क कृषि का प्रयोग, ऑप्शन बी सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों का प्रयोग, ऑप्शन सी फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण और रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन डी जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण और विद्युत आपूर्ति। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों का प्रयोग। यही वह कारण है जिसने हरित क्रांति को लाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, यह इस हरित क्रांति जो
मैं बात कर रहा हूँ ये भारत में हरित क्रांति को लाने में योगदान की बात कर रहा हूँ मैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा हरित क्रांति के संदर्भ में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-66 में प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, ठीक है। लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले संकर और बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीक एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इसने इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान कर दी। हरित क्रांति की संज्ञा इसलिए भी दी गई है क्योंकि इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से, मतलब निर्वाह स्तर कहने का मतलब है कि पहले कृषि किस लिए की जाती थी, सिर्फ अपने घर के खाने पीने की आवश्यकता को पूरी करने के लिए कृषि की जाती थी। परंतु हरित क्रांति के बाद क्या है, इसने एक व्यवसाय का रूप ले लिया, ठीक है। लोग इससे अपने जीविका का साधन भी ढूंढने लगे। हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है और व्यावसायिक कृषि को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। यहाँ आप यह याद रखिएगा कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का और बाजरा के फसल के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 इज राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। इनसेट 2E कहाँ से लॉन्च किया गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए कौरू, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी चांदीपुर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कौरू। आइए जानते हैं इनसेट 2E के संदर्भ में। इनसेट के संदर्भ में सबसे पहले देखते हैं क्या है इनसेट। इनसेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। इसरो द्वारा शुरू इस बहुउद्देशीय भू-स्थिर उपग्रहों की यह एक श्रृंखला है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव कार्य के लिए उपयोग होता है। 1983 में शुरू किया हुआ इनसेट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी देशीय संचार प्रणाली है। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनल का एक संयुक्त उद्यम है। और इसी कड़ी में इनसेट 2E इसरो द्वारा कौरू से लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विमा। विमा जिसको हम डायमेंशन भी कहते हैं। विमा m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2 किसके बराबर है? ऑप्शन है ऑप्शन ए बल आघूर्ण, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी गति। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बल। बल अर्थात फोर्स की विमा है m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2। आइए जानते हैं विमा के संदर्भ में विमा या डायमेंशन क्या होता है। विमा या डायमेंशन किसी मूल भौतिक राशि या फिर बेसिक फिजिकल यूनिट, ठीक है, को जब हम किसी अल्फ़ाबेट से इंडिकेट करते हैं, जैसे लेंथ को L से करते हैं, टाइम को T से करते हैं, मास या द्रव्यमान को M से करते हैं, तथा उन बेसिक यूनिट से व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी डिराइव्ड यूनिट को, जो डिराइव्ड राशि होती है उसको हम बेसिक यूनिट के अल्फ़ाबेटिक सिंबल के साथ कुछ पावर लगा के या कुछ घात के साथ इंडिकेट करते हैं। तो इस के तहत जो फॉर्मूला निकल के आता है उस फॉर्मूला को, मतलब इस निरूपण को, इस ज्यामितीय निरूपण को हम क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। तथा पावर के साथ इन भौतिक राशियों को दर्शाने की विधि को हमेशा कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, और उन पावर को या घात को क्या कहते हैं? विमा या डायमेंशन कहते हैं। जैसे
वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होता क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमको पता है कि डिस्टेंस को हम लेंथ से दर्शाते हैं, तो लेंथ का डायमेंशन होता है एल, टाइम का होता है टी। तो डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो एल बाय टी। यहाँ एल के ऊपर पावर 1 और टी का पावर -1, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? एल टू द पावर 1 एंड टी टू द पावर -1, ठीक है। तो सीधा सा अर्थ है कि पावर के साथ इन भौतिक राशियों को दर्शाने की विधि को डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, यानी विमीय सूत्र कहते हैं, तथा उन पावर को यानी विमा कहते हैं, पावर को विमा या डायमेंशन कहते हैं। एक और एग्जांपल आप देखिए, ऐसे एरिया है, एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रीथ हो जाएगा। लेंथ का भी जो विमा होगा वो एल होगा और ब्रीथ के लिए भी विमा एल होगा। तो एरिया का विमा का सूत्र क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, ठीक है। तो आप विमा अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आइए हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का। देखिए यहाँ पे लंबाई व तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का भी एक तरह से लंबाई के टर्म में ही उसका हम निरूपण करते हैं। तो तरंगदैर्घ्य या लंबाई का जो विमीय सूत्र होगा क्या है? m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर 0। इसी तरह क्षेत्रफल का आप देख लीजिए, m का जो घात होगा वह 0 होगा, t का 0 होगा और l का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल का क्या होता है? ऐसा यूनिट m स्क्वायर। आयतन के लिए क्या हो जाएगा? एल क्यू, ठीक है, एल क्यू फॉर्मूला होता था, यहाँ एम क्यू हो रहा है एसआई यूनिट, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एम टू द पावर 0, एल क्यू और टी टू द पावर 0। इसी तरह वेग का आप देख लीजिए, वेग का क्या होता है एसआई यूनिट? मीटर पर सेकेंड। तो आप मीटर यानी एल टू द पावर 1 बाय टी करेंगे तो टी का पावर 1, ऊपर लेके जाएंगे तो टी टू द पावर -1। इसी तरह त्वरण यानी एक्सेलरेशन का क्या होता है ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर लेंथ का हो गया और सेकेंड किसका हो गया? टाइम का हो गया। तो मीटर के लिए एम का तो पावर यहाँ 0 होगा क्योंकि एम यहाँ मास है नहीं। एल का पावर 1 हो जाएगा। मीटर का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा? एल टू द पावर 1 और नीचे टी है सेकेंड यानी टी टू द पावर 2 हो जाएगा। जब वही टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर -2 होगा। इसी तरह आप घनत्व का, रेखीय संवेग का, बल का, आवेग का, दाब का इस तरह देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या था? बल का था, तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम के लिए क्या होगा? मास का पावर 1, मीटर के लिए एल तो एल टू द पावर 1 और नीचे में सेकेंड है यानी टी है, टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -2। इस तरह आप विमीय सूत्र को समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्स-रे का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी W.K. रोंटगन, ऑप्शन सी लियोनहॉफ, ऑप्शन डी जे थॉमसन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी W.K. रोंटगन। W.K. रोंटगन ने एक्सरे का खोज किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रक्तहीनता, ऑप्शन डी स्कर्वी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्कर्वी। बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला बीमारी है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और रक्तहीनता तो आपको पता है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा विटामिन सी के संदर्भ में। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ऑरेंज और दूसरे तरह के साइट्रस फ्रूट जो हैं वो विटामिन सी के रिच सोर्स माने जाते हैं। विटामिन सी की कमी से खून में कमी या एनीमिया हो सकता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसा घातक रोग हो जाता है। तो विटामिन सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है शरीर के लिए, जिसका निर्माण शरीर खुद से नहीं करता है। इसके लिए हमें फल और सब्जियां लेनी पड़ती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी तरल पदार्थ को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पे गलती से हिंदी में क्वेश्चन क्यों लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए घट जाता है।
किसी तरल पदार्थ को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्नोमीटर उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग ऑप्शन है ए घनत्व, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी ताप। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए घनत्व। घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंद्रधनुष का बनना उदाहरण है किसका? ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब तीनों एक साथ होता है तो इंद्रधनुष बनता है। आइए जानते हैं इंद्रधनुष के बारे में कुछ। तो आइए जानते हैं रेनबो या इंद्रधनुष आखिर बनता कैसे है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सूर्य का प्रकाश हमें सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, परंतु दरअसल में यह होता क्या है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब हम प्रिज्म से इसको देखते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। अब आइए देखते हैं, जब बारिश के मौसम में सूर्य का प्रकाश एक साथ लाखों बूंदों से, बारिश के बूंद जो होते हैं उन लाखों बूंदों से अपरिवर्तित और परावर्तित होती है तो पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं, जिसकी वजह से हमें वो सूर्य के प्रकाश के 7 रंग खुले आसमान में दिखाई देने लगते हैं। इसी को रेनबो या इंद्रधनुष कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर प्रिज्म का काम कौन करता है? पानी की बूंदें। यही कारण है कि हमेशा हमें बरसात के दिनों में इंद्रधनुष या रेनबो दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष के रंग का क्रम यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैगनी। इन रंगों को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, विप जेओर से आप रंगों का क्रम आसानी से याद रख सकते हैं। बैगनी रंग के किरणों का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के किरणों का विचलन सबसे कम होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल किरणों का होता है, लाल रंग के किरणों का, और बैगनी रंग के किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा इंद्रधनुष अमेरिका के हवाई राज्य में दिखाई देते हैं। इसी कारण इसे द रेनबो स्टेट भी कहा जाता है। एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंद्रधनुष के संदर्भ में कि जब भी कोई 2 व्यक्ति इंद्रधनुष को देखता है तो कभी भी 2 व्यक्ति को एक समान इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ता है। हमेशा 2 व्यक्तियों को 2 डिफरेंट रेनबो दिखाई पड़ता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा रासायनिक तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही वह तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है। नंबर 2 पे है हीलियम और ऑक्सीजन नंबर 3 पे पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है पृथ्वी पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी सीले या फिर ऑप्शन डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रिस्टले और सीले दोनों को ऑक्सीजन की खोज का क्रेडिट जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए रिडक्शन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी संयोजन, ऑप्शन डी उदरपातन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम ऑक्सीकरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। प्लीज कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग माय चैनल दुनिया ऑनलाइन। जस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तो आज के सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।